नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है 2-3 दिनों से वीडियोज नहीं आ रहे थे और आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या मेरा तबीयत खराब है। तो वैसी कोई भी बात नहीं थी, तबीयत खराब नहीं था। मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था कुछ काम की वजह से या कहीं घूमने भी चला गया था। तो पिछले 2-4 दिन थे काफ़ी बिजी चल रहे थे, इसी वजह से वीडियोज नहीं आ रहे थे। तो इसी के साथ आज की पहली अपडेट की तरफ चलते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम तेजस में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। तेजस और तेजस मार्क 1 वेरिएंट में F404G IN20 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजन्स को टाइम पर डिलीवर ना करने की वजह से तेजस MK1 या मार्क 1 का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद होने की स्थिति पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पहले जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया था कि वो 2024 की नवंबर तक की हमें इंजन को डिलीवर करना स्टार्ट करने वाले थे, जो कि अभी फिर से मार्च 2025 तक डिले होने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में HAL के पास अभी ज़्यादा एडिशनल रिजर्व इंजन भी मौजूद नहीं है, तो ज़्यादा दिन तक तेजस की प्रोडक्शन को भी मेंटेन करने में परेशानी होने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अभी सप्लाई चेन इशू होने की वजह से वो टाइम पर इंजन को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे और बार बार अपनी डेडलाइन को मिस कर रहे हैं। इसी वजह से वो अभी भारत को एक और अल्टरनेट इंजन ऑप्शन को प्रोवाइड करने के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल अगर F404 सीरीज के इंजन की बात करें तो इसमें सेम इंजन के कई वेरिएंट्स हैं। भारत की तरफ से तेजस में इसकी F404G IN20 वेरिएंट का इस्तेमाल किया था, जो कि इसकी हायर थ्रस्ट वेरिएंट है, और ये इंजन लगभग 84 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। और अभी मेनली इसी इंजन की प्रोडक्शन को लेकर डिले हो रहा है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो भारत को इमरजेंसी के लिए F404 सीरीज की बेसिक वेरिएंट को या लोअर थ्रस्ट वेरिएंट को ऑफर कर सकते हैं, जिनको अभी T-50 रेड हॉक या फिर हुरजेट जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अगेन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और अभी इस इंजन को साउथ कोरिया की सैमसंग टेक्वेन कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अगर भारत को इमरजेंसी में तेजस की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है तो वो साउथ कोरिया के साथ बातचीत करके इंजन को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होने वाला है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि इंजन ऑलमोस्ट 78 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी एफिशिएंसी अगेन इंडियन क्लाइमेट कंडीशन में 10% के आसपास रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे में भले ये हुरजेट, T-50 और रेड हॉक जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए आइडियल इंजन हो सकता है, लेकिन तेजस जैसे प्रॉपर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है। इसी वजह से अभी तक इस पर HAL की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर यहाँ पे तेजस की प्रोडक्शन को बनाए रखने की उम्मीद है तो हमें इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। जब तक जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की मेन इंजन का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तब तक तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन बंद होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट HLFT-42 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। इसकी कॉन्सेप्ट को पिछली बार की एरो इंडिया शो के दौरान HAL की तरफ से पहली बार डिस्प्ले किया गया था। इसे एक लो कॉस्ट फाइटर ट्रेनर के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया गया था, जो कि एडवांस पायलट ट्रेनिंग और कॉम्बैट ऑपरेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अभी के हालात में जहां पर HAL की मल्टीपल मेजर फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि तेजस मार्क 2 MK और ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर जैसे प्रोजेक्ट बीच में अटके पड़े हैं, तो ऐसे में एक और एडिशनल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना जिसकी हमें इतनी इमीडिएट जरूरत नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन वहीं पर अभी HLFT-42 को लेकर कुछ मेजर अपडेट भी सामने आए हैं। HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि अब इस एयरक्राफ्ट में AI का इस्तेमाल किया जाने वाला है। AI की वजह से अभी HLFT-42 में वर्चुअल टैक्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये कि कैडेट्स को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर शॉर्ट रेंज की डॉग फाइट से लेके लॉन्ग रेंज के एंगेजमेंट तक सबको सिमुलेट करने का मौका मिल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ कैडेट्स के डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर करेगी, बल्कि रियल वर्ल्ड कॉम्बैट के लिए उनकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने वाली है। एक और बात अभी जो HLFT-42 के AI में ऐड की जा रही है, वो इसकी रियल टाइम फ्लाइट रिकॉर्डिंग एनालिसिस होने वाली, जिसमें AI कैडेट के मैन्यूवर्स को और एक्शंस को रियल टाइम में एनालाइज करेगा और ऑप्टिमल सिनेरियो के साथ कंपेयर करके प्रिसाइज फीडबैक को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि कैडेट्स को एक ह्यूमन इंस्ट्रक्टर की तरह एडवाइस मिलेगी, लेकिन AI की वजह से माइक्रो लेवल एरर्स को भी पिन पॉइंट करके कैडेट्स को सही जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं जहाँ पे गलत हो रहा है, फिर क्या कर सकते हैं जहाँ पर बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर ये एक साइंटिफिक और कंसेप्ट ट्रेनिंग अप्रोच होने वाली, जो कैडेट्स के फ्लाइंग टेक्निक को
और भी रिफाइन करने में मदद करने वाली। इसमें बोथ ह्यूमन और एआई इंस्ट्रक्टर मौजूद होने वाले, जिसमें ह्यूमन इंस्ट्रक्टर अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के साथ ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे और लीड करेंगे, और वहीं पर एआई उनको डाटा ड्रिवन इनसाइट को प्रोवाइड कर पाएगा। और इस डुअल अप्रोच की वजह से कैडेट्स की लर्निंग कर्व को काफी तेज करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें हमारे पायलट्स को बहुत ही जल्दी तैयार किया जा सकता है। अगला अपडेट एचएएल की एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में, जो एरो इंडिया 2025 में सबका अटेंशन ग्रैब करने की उम्मीद किया जा रहा है। एरो इंडिया 2025 जो कि फरवरी के महीने में स्टार्ट होने वाली है। इस बार एरो इंडिया के दौरान एचएएल की तरफ से अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम की एक फुल स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया जाने वाला, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की लॉयल विंगमेंस बनने वाले। पहले भी एचएएल की तरफ से अपनी लॉयल विंगमेंस और कैट्स वॉरियर सिस्टम का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया था, लेकिन अभी तक इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया गया था। अभी सुनने को मिल रहा था कि इस दौरान एचएएल की तरफ से अपनी लॉयल विंगमेंस की एक डिटेल स्केल मॉडल को डिस्प्ले करने के बारे में सोचा जा रहा है, जहां पर इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में भी डिस्क्लोज किया जाएगा। ये एक 2 टन क्लास का ट्विन इंजन लॉयल विंगमैन होने वाला है, जिसको अब बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पहले भी इसकी जो मॉडल डिस्प्ले किया गया था, अभी इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन होने की बात सामने आ चुकी है और डिजाइन को रिफाइन करने की बात भी सामने आ चुकी है। इससे पहले जो लॉयल विंगमैन को प्लान किया गया था वो 700 kg स्टैंडर्ड का यूसीवी होने वाला था, लेकिन अभी इसकी साइज को लगभग 3 गुना इंक्रीज किया जा रहा है। अभी तक इस प्रोग्राम की एग्जैक्ट टाइमलाइन को बताया नहीं जा रहा है, लेकिन पहले किए गए प्लान के मुताबिक इसकी टेस्ट फ्लाइट को 2024 में करने का प्लान था, लेकिन अभी ये कुछ साल और डिले होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ के एक और मेजर माइलस्टोन के बारे में, जो इंडिया के इंडिजिनस यूएवी डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जा रही है। एडी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी आर्चर एनजी यूएवी का मेडन फ्लाइट करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। आर्चर एनजी एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी होने वाला है, जो सिंगल इंजन ट्विन बूम कन्फिगरेशन पर बेस्ड है। इसका ऑल ऑफ वेट लगभग 1700 kg है और ये 400 kg तक की पेलोड को कैरी कर सकता है, और इसको सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और आर्म मिशन तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। टर्मक मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक आर्चर एनजी की हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसका मेडन फ्लाइट कंडक्ट करने की तैयारी किया जा रहा है। मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक इसकी पहली फ्लाइट बेंगलुरु की एयर शो से पहले होने की उम्मीद है, जो 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली। अगर टाइमलाइन टूटता है तो मार्च 2025 तक इसका फ्लाइट टेस्टिंग को शिफ्ट किया जा सकता है। आर्चर एनजी को पहले तापस प्रोग्राम, जो पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था, उसकी स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए डिजाइन किया गया था और उसी से डिराइव किया गया था। और इसके एवियोनिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड डाटा टर्मिनल जैसे और भी कई सारे सिस्टम है जो कि तापस के साथ लगभग सिमिलर है, जो इनको एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इजीली ऑपरेट करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। हमारी ट्राई सर्विस कमांड, जो कि अंडमान और निकोबार पर मौजूद है, वो भी अभी आर्चर एनजी को ऑपरेट करने का वादा कर चुके हैं और ये भी प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन और बाकी वेपन सिस्टम को भी कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिस वजह से वो इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस और आर्म मिशन दोनों को करने के लिए सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है और प्रेडेटर ड्रोन जैसे हाई कॉस्ट ड्रोन का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से भी एसआर यूएवी की प्रोडक्शन को भी जल्दी ही स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इसे टर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन के साथ compete करने के लिए पिच किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।